नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए अध्याय संख्या 2 के बारे में। इससे पहले अध्याय संख्या 1 आप लोगों ने बारीकी के साथ समझा, जिसमें हमने आर्थिक विचारों के बारे में आपको बताया, कौटिल्य के यानी कि चाणक्य के जो आर्थिक विचार थे उसके बारे में हमने डिटेल से जानकारी दी और उसके प्रैक्टिस सेट यानी कि जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस थे आपके 15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो कि कौटिल्य से रिलेटेड थे, जो परीक्षा में पूछे गए थे, उसको मैंने हल किया। ऐसे ही आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम दादा भाई नौरोजी से बनने वाले इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज हमने इसमें भी रखे। लास्ट में प्रैक्टिस आपकी करवाएंगे। पहले आपको ये चैप्टर समझाएंगे, चैप्टर के बाद में फिर हम वो 15 क्वेश्चंस की एमसीक्यूज लगाएंगे, ताकि कैसा भी आपका क्वेश्चन हो, लिखने वाला हो, ऑब्जेक्टिव हो, दोनों टाइप के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए दूसरा चैप्टर है। अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है यानी कि अर्थशास्त्र, बीए थर्ड सेमेस्टर में है, न्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 2026-27 के लिए, 25, 26, 27, 28 सभी के लिए यही है। चैप्टर संख्या 1 यूनिट नंबर 2, चैप्टर संख्या 2 हो जाएगी यहाँ पर, चैप्टर संख्या 2 यूनिट नंबर 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके आर्थिक विचारों के बारे में। ठीक है, यानी दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार, इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे हमने आर्थिक विचारों को पढ़ा, किसके आर्थिक विचारों को पढ़ा? कौटिल्य के आर्थिक विचार। अब हम पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार। फिर ऐसे से आपको सबके बारे में पढ़ना है। जैसे कि इसके बाद में क्या पढ़ना है आपको? दादा भाई नौरोजी के विचार हो गए। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है आर.सी. दत्त के विचार। फिर उसके बाद में बी.आर. अम्बेडकर के विचार। फिर राम मनोहर लोहिया के विचार। फिर आपके जो है गांधी जी के विचार पढ़ने पड़ेंगे। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर जे.के. मेहता, फिर मतलब कि ए.के. सेन, फिर जे. भगवती, इन सभी के बारे में पढ़ना। तो फिर आपकी 2 इकाइयों में भारतीयों के बारे में पढ़ना है। फिर आप जो है पढ़ेंगे विदेशियों के बारे में, जैसे प्लेटो वगैरह के बारे में, अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में तमाम विद्वान आते रहेंगे, उनके बारे में आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चर्चा हम करते रहेंगे आगे चल करके। चलिए, तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। परिचय समझते हैं, पहले इंट्रोडक्शन इनका। दादा भाई नौरोजी थे कौन? लिखिए, हेडिंग डालिए दादा भाई नौरोजी का परिचय। देखिए, दादा भाई की अगर बात की, दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था। 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता थे ये, विचारक थे ये, और अर्थशास्त्री भी थे। इसी वजह से हम इनके आर्थिक विचारों को पढ़ रहे हैं आज। उन्हें सम्मान पूर्वक क्या बोलते थे? दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विश्व विख्यात रहे हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का सबसे बड़ा योगदान उनकी एक जो है सिद्धांत है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत में बढ़ती गरीबी और आर्थिक शोषण को उजागर किया। इन्होंने कहा कि भारत में गरीबी क्यों बढ़ रही है, उस पर रिसर्च किया और कहा भारत में गरीबी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि धन निकासी का सिद्धांत इनका जो कहता है कि भाई भारत में क्या हुआ, भारत के जो धन है वो सब कहाँ जा रहे हैं? विदेशों को जा रहे हैं। कहाँ पर? इंग्लैंड के लोग जो है, यहाँ पर जो इंग्लैंड की उपनिवेशता है वो यहाँ से धन को ले जा करके कहाँ पर फेंक रही है? ब्रिटेन में हमारे धन जो है वहां पर जा रहे हैं। ऐसे लिए धन निकासी का सिद्धांत पूरा विस्तार से बताया। भारत में बेरोजगारी केवल धन निकासी की वजह से, और धन निकासी भारत से कहाँ पर जा रही है? ब्रिटेन की तरफ कूच कर रही है, यानी कि ब्रिटेन में जाकर के जो है हमारे धन, इंग्लैंड के लोग जो है मौज मस्ती काट रहे हैं उसका। ये धन निकासी का सिद्धांत कहता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में भी भारत के पक्ष में आवाज उठाई और भारतीय जनता के आर्थिक कल्याण के लिए कई सुझाव दिए। अब आप सोचो, ब्रिटेन की संसद में जाकर के भारत की आवाज उठाई और भारत के गरीबी के बारे में बताया कि भाई भारत गरीब इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने ऐसा किया है। ठीक है, ऐसे विद्वान थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये इनका परिचय रहा। अब धन निकासी का सिद्धांत है क्या, इसको समझिए, चूंकि यही आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा था कि धन निकासी का सिद्धांत है क्या इनका। धन निकासी सिद्धांत की अगर बात की जाए, देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। देखिए, दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का मूल आधार जो रहा है उनका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ही रही है। बस इसको पढ़ लीजिए, आप जान लीजिए, इनके सारे आर्थिक विचार हो गए, क्योंकि यही अभी तक क्वेश्चन में पूछा गया और बाकी कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? कौन सा सिद्धांत? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन निकासी सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश शासन ने क्या किया है? ब्रिटिश शासन ने भारत की संपत्ति को विभिन्न तरीकों से, यानी अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से इंग्लैंड में स्थानांतरित कर दिया, यानी इंग्लैंड में भेज दिया है। चाहे वो कच्चे माल के माध्यम से या तमाम प्रकार की चीजों के माध्यम से, यहाँ से जो धन है
भारत का धन वो ब्रिटेन जो है या इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन पूरा इंग्लैंड और 2-3 देश और मिला करके तब ब्रिटेन बनता है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ से सारे धन ले जा करके, अब ब्रिटेन की जो क्राउन था वो सब धन यहाँ से ले जा करके अपने यहाँ पर जमा करते थे कई माध्यमों से। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि यह निकासी भारत के लिए अत्यंत हानिकारक थी, क्योंकि यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ऐसे तमाम प्रकार की जो कुव्यवस्थाएं फैल रही थी, वो कुव्यवस्थाएं जो थी वो इसी धन निकासी के सिद्धांत के द्वारा पनप रही थी, बढ़ रही थी। और इसका परिणाम हुआ कि देशव्यापी गरीबी हुई, पूरे संसार, पूरे भारत में गरीबी की लहर दौड़ पड़ी, भूखमरी फैली, जिसके कारण से लोग, बहुत ज्यादा जनसंख्या मरी। ठीक है, तो भारत से यहाँ पर धन निकाल करके बाहर ले जाया गया, इससे भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और भारत में गरीबी बहुत बढ़ गई। दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बड़ी फेमस पुस्तक है, 1901 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। बहुत ही बारीकी के साथ इस पुस्तक के बारे में बताया गया है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज को लेकर के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है बेटा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज को लेकर के। ठीक है, कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बेटा, विस्तार, मतलब इन ऑब्जेक्टिव में कि ये पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। 1901 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। इसमें विस्तार से बताया है दादा भाई नौरोजी ने कि किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश शोषण के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। भारत की अर्थव्यवस्था जो इतनी मजबूत थी, टिकाऊ थी, उसको ध्वस्त कर दिया। किसने ध्वस्त किया? किसने ध्वस्त किया बाबू? इसने ध्वस्त किया। किसने? भारत की अर्थव्यवस्था को किसने ध्वस्त किया? ध्वस्त किया किसने बेटा? ये ब्रिटेन के लोगों ने ध्वस्त किया, ब्रिटिश शासन ने ध्वस्त किया, यहां से धन ले जाकर के पूरा नष्ट कर दिया पूरे भारत को। दादा भाई नौरोजी ने यह भी कहा कि अंग्रेजों ने भारतीय करदाताओं से वसूला गया धन, जो भारतीयों से जो टैक्स वसूलते थे लोग, खेती से या फिर सभी चीजों से, जो भूमि कर होता था या व्यापार कर होता था, वो सिर्फ टैक्स लेते थे अंग्रेज लोग, वो सब कस के लेते थे। जो व्यापारिक लाभ होता था इनको, जो ब्याज लेते थे, जो सेना का खर्चा होता था, सब इंग्लैंड को भेज देते थे। भारतीय धन से इंग्लैंड की जो है संसद की गुजर बसर चल रहा था। भारत का सारा धन जो है इंग्लैंड भेज दिया जाता था। जब भारत का सारा धन इंग्लैंड भेज दिया जाता था, ऐसे में भारत के पास कुछ बचा नहीं, और भारत में गरीबी के अलावा कुछ और बचा ही नहीं, और भारत में गरीबी जो थी वो लगातार बढ़ती गई, और इस तरीके से भारत बहुत गरीब होता चला गया। भारत की गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो बताया कि भारत गरीब क्यों है, इस पर दादा भाई नौरोजी ने बड़ा रिसर्च किया, और ये जो धन निकासी का सिद्धांत है ये बड़ा फेमस रहा। ठीक है, और अपनी पुस्तक अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में उजागर किया। इसलिए अंग्रेज लोग इनसे नाराज रहा करते थे, क्योंकि इन्होंने उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया प्रजा के सामने, जनता के सामने। धन निकासी सिद्धांत के मुख्य कारण, मेन कॉजेज ऑफ ड्रेन थियरी, क्या सिद्धांत, मतलब क्या कारण रहे इसके? कई कारण रहे। तो धन निकासी का सिद्धांत रहा, क्यों यह कारण, मतलब कि क्यों सिद्धांत ये आगे बढ़ा? ये पहला कारण, राजस्व की निकासी, रेवेन्यू ड्रेन। देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजा। इसका उपयोग ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों के वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए और अन्य भत्तों के भुगतान में किया गया। यानी कि यहाँ से जो भी जो है राजस्व होता था, टैक्स जो होता था यहाँ का पैसे का, वो सारा का सारा पैसा कहाँ पर भेज देते थे? वो सारा का सारा पैसा बेटा भेज देते थे सैनिकों के वेतन के लिए, जो अंग्रेज के सैनिक होते थे उनके लिए, ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन मिलते थे उन्हीं पैसों से। ठीक है, ये सब चीजें होती थी, और अन्य भत्ता वगैरह जो होता था इसी पैसे से मिलता था। इस वजह से यहाँ से धन को ले जाते थे वो लोग। दूसरा कारण क्या रहा? दूसरा कारण रहा बेटा कौन सा? सरकारी नौकरियों में विदेशी नियुक्ति, यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेनर्स, यानी भारतीयों के स्थान पर ब्रिटिश नागरिकों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया, जिनका वेतन और पेंशन इंग्लैंड में जाता था। इंग्लैंड के जितने अधिकारी होते थे उन सभी को वेतन और भत्ते या पेंशन मिलता था कहां से? भारत के जो टैक्स होते थे उनसे मिलता था। तो अब भारत गरीब नहीं होगा, क्योंकि भारत के अधिकारी वहां पर है नहीं, भारत को कोई व्यक्ति को मिल ही नहीं रहा पैसा, सब इंग्लैंड के बड़े बड़े अधिकारी है। भारत का कोई जो मतलब भारत का कोई जो है भारतीय जो है वो बड़े पद पर नौकरी नहीं पा सकता है, वो छोटे पद पर ही रहेगा हमेशा। ये सब चीजें हुई। इसके अलावा व्यापार का असंतुलन था, इसका कभी कारण रहा। ट्रेड इम्बैलेंस, भारत ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बड़ा बाजार बना हुआ था। भारत से कच्चे माल ले जाकर के ब्रिटेन की मशीनों में
उसको बनाया जाता था और वही माल बहुत बड़े दामों पर भारत के यहाँ पर बेचते थे ये लोग, ब्रिटेन के लोग। ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बदले में उचित मूल्य नहीं मिलता था और इस तरीके से ये भी कारण रहा। इसके अलावा चौथा कारण क्या रहा? भारतीय सेना का विदेशी उपयोग, यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स अब्रोड, यानी कि आप देखते हैं कि भारत का जो सैनिक थे उनको प्रथम विश्व युद्ध की बात हो या आप देखते हैं उसमें इंग्लैंड की तरफ से लड़वाया गया भारतीय सैनिकों को, ये भी एक हानिकारक रहा। भारतीय सेना को विदेशों में ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए भेजा गया, जिसका खर्चा भारतीय खजाने से ही होता रहा, तो ये भी धन निकासी का एक कारण बना। इसके अलावा अगला कारण ये बना अत्यधिक कर व्यवस्था, एक्सेसिव टैक्सेशन, यानी नौरोजी ने कहा, दादा भाई नौरोजी ने, कि ब्रिटिश शासन ने कर की दरें इतनी बढ़ा दी थी कि किसानों और कारीगरों पर भारी बोझ पड़ गया था, जिससे उनकी आय जो थी घटती चली गई और भारत गरीब होता चला गया। भारत में बेरोजगारी और तमाम प्रकार की ऐसी चीजें फैलती चली गई। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? धन निकासी सिद्धांत का प्रभाव क्या पड़ा बेटा? पहला प्रभाव लिखिएगा, धन निकासी सिद्धांत का प्रभाव। नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी के माध्यम से ब्रिटिश शोषण की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी केवल भारत में ही नहीं बल्कि इनकी बातों को विदेशों में भी सुना जाता था। उन्होंने पूरी सच्चाई लिख करके सामने रख दी सभी लोगों के समक्ष। उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगभग 20 रुपए प्रतिवर्ष लगाया, जो गरीबी का स्पष्ट प्रमाण था। उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली कि भारत का एक व्यक्ति कितना रुपया कमाता है एक दिन में या एक महीने में। उन्होंने निकाला कि भाई एक व्यक्ति जो प्रति व्यक्ति आय जो है उसकी 20 रुपए है। अब 20 रुपए अगर एक व्यक्ति कमा रहा है तो उसका क्या मतलब है? ठीक है, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय निकाली, जो कि एक प्रकार से गरीबी बहुत ज्यादा फैली हुई। तो इसको भी बताया कहां पर, मतलब पूरे संसार के लोग जाने इसको। इसके अलावा इस सिद्धांत ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया और स्वराज की मांग को गति दी। जब ड्रेन थ्योरी बताई, ये सिद्धांत आया, लोगों के मन में लगने लगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है और इस तरीके से चीजें शामिल हो रही हैं। यानी कि बहुत ही बारीकी के साथ जब जनता को लगने लगा कि जनता पूरा विस्तार से जानने लगी, चीजों को समझने लगी जनता कि भाई हमारा जो है शोषण किया जा रहा है, हमारा धन ही इंग्लैंड में जा रहा है, तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में क्या हुआ बेटा? जब ऐसा पता चला कि भाई हमारा ही धन है और हमारे हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है और विदेशों में जा रहा है, तो फिर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपनी शुरू हो गई। इसके साथ ही साथ यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम का आधार भी बना और इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कार्यक्रम होते थे प्रत्येक साल पर, दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष भी बने। दूसरे अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी बातों को विस्तार से बताया कांग्रेस के अधिवेशनों में। ठीक है, इस तरीके से पूरा विस्तार से आपने देखा। इसके अलावा औद्योगिकरण और स्वदेशी आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण जो रहा वो भी बड़ा जबरदस्त रहा। ठीक है, अगला देखिए, तो ये औद्योगिकरण और स्वदेशी आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण दादा भाई नौरोजी का क्या रहा? आर्थिक विचार ही है इनके। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत में उद्योग धंधों के पतन पर चिंता व्यक्त करी और कहा कि भारत का उद्योग धंधा इसीलिए चौपट हो रहा है क्योंकि भारतीय लोग, तब जो इंग्लैंड के लोग हैं वो मशीनों का माल ला करके बेचते हैं, तो भारतीय जो धंधा है वो चौपट हो जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए अपने उद्योग को स्थापित करना पड़ेगा। जब तक हम अपना स्वनिर्मित उद्देश्य स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और घरेलू उद्योगों के पुनरुत्थान पर बल दिया, क्योंकि घरेलू उद्योग जो थे पतन हो गया था उनका। जब इंग्लैंड की मशीनों के बने सामान आने लगे थे तो लोग वही खरीदने लगे थे, जो हाथ से बना वस्त्र था उसको लोग नहीं पहन रहे थे। नौरोजी जी का मानना था, दादा भाई जी का मानना था कि जब तक भारत खुद के उत्पादन पर निर्भर नहीं होगा तब तक वह गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगा। यह स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था, यानी कि पहले। दूसरा, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का जो और विचार रहा, देखिए ये पॉइंट, नौरोजी का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और आधुनिक प्रासंगिकता उसमें क्या रही। देखिए, दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश संसद में भारतीयों की स्थिति का मजबूती से प्रतिनिधित्व किया। भारतीयों की तरफ से डट करके वहां पर जाकर के बोलते थे, डरते नहीं थे किसी से। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद में स्थान प्राप्त किया। ब्रिटिश संसद में वो सांसद थे, आप सोचो। और भारत के लिए न्याय की मांग उन्होंने ब्रिटिश संसद में करी भारत की तरफ से। दादा भाई नौरोजी न केवल एक जो है एक स्वतंत्रता सेनानी बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने बहुत काम किया। आधुनिक समय में भी उनका दृष्टिकोण प्रासंगिक है। उनकी ड्रेन थ्योरी आज भी विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को समझने का एक आधार है।
आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो जिस तरीके से एक देश का, जैसे आप देखते हैं चाइना किस तरीके से तमाम कंपनियां स्थापित करके शोषण कर रहा होता है, कम मतलब कि पता नहीं कैसे कैसे सामान दे करके। चाइना का ही माल अगर खत्म कर दे तो पूरा संसार में बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। आप सोचो, चाइना बहुत, पूरा दुनिया में आप देखते हैं अधिकतर सामान बनते चाइना से बनते हैं। आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलिवेंट इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे जो कार्यक्रम आजकल चलाए जा रहे हैं, उनके विचारों से ही प्रेरित है दादा भाई नौरोजी के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपने समझा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, इनके आर्थिक विचारों के बारे में, दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बौद्धिक स्तंभ हैं। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के शोषणकारी स्वरूप को वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण तरीके से उजागर कर दिया। दुनिया के समक्ष इनका काला चिट्ठा खोल दिया अंग्रेजों का। और उनका ड्रेन थ्योरी जो रहा है, जो धन निकासी सिद्धांत रहा दादा भाई जी का, केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के उपनिवेशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यानी बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने सब कुछ बताया। ठीक है, अब जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी से बनने वाले उनके आर्थिक विचारों से 15 एमसीक्यूज हमने तैयार किए हैं। पहला एमसीक्यूज आप देखिए, दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोगों ने देखा। ठीक है, लोहे का आदमी नहीं, बिल्कुल। आयरन मैन तो किसको कहते हैं? ठीक है, लौह पुरुष किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को नहीं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी जी को कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। दादा भाई नौरोजी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लंबे समय तक सक्रिय रहने और राष्ट्र के लिए उनके योगदान की वजह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापकों में से एक थे और भारतीय अर्थशास्त्र पर उनका काम औपनिवेशिक शोषण को उजागर करने में मील का पत्थर साबित हुआ। यानी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारी पीडीएफ प्राप्त करनी है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, ऐसे ही सारे पीडीएफ से चैप्टर 1 की, 2 की, 3 की ऐसे पीडीएफ प्राप्त करनी है, एसएमएस कीजिए 9161936062। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे बेटा? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपके पास एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। जैसे ही 100 रुपए फीस आप जमा करेंगे, आपके पास एक जो है जैसे फीस जमा करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वो ग्रुप गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी, उसमें सब कुछ आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ मिलेगा। कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जानकारी आपको मात्र और मात्र जो है बहुत कम समय में मिलने के प्रयास रहेगा। और इसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के आपको। ठीक है, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, सब कुछ चैप्टर वाइज पूरी चीज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा सभी यूनिवर्सिटीज का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का यानी कि एमसीक्यूज हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, सभी टाइप की पूरी व्यवस्था के साथ आपके लिए कोर्स व्यवस्था कर दी गई है। और केवल इसमें एक सब्जेक्ट का नहीं बेटा, जैसे एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। जैसे आप सोच रहे होंगे केवल इसका एक सब्जेक्ट का मिलेगा, नहीं। जैसे आपका इकोनॉमिक्स का तो मिलेगा ही, इकोनॉमिक्स के अलावा आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, अंग्रेजी तक, वो भी आपकी बार पढ़ाने का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें आपको सभी विश्वविद्यालयों से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में होगी। आप ये ध्यान रखेंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मां कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, ऐसे प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ध्यान रखिएगा। तो सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। सीरीज वगैरह लेंगे तो आपका 300 रुपए का सीरीज पड़ जाएगी सभी सब्जेक्ट का। आप इसमें सीरीज नहीं लेंगे तब भी आपको सब कुछ हो जाएगा। को करिकुलर ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, उसका पूरी की पूरी 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी। ऐसा सब कुछ आपको मिलता रहेगा विथ आंसर, जैसे आंसर भी मिलेगा साथ साथ में आंसर। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको, लिखित ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलने वाला। लाइव क्लास मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर्स, अगर लाइव क्लास आपका छूट जाता तो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए तुरंत 10 मिस कीजिए इस नंबर पर और चले अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। चले दूसरा तो क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से मैं तैयार किया हूं, कितना जबरदस्त तरीके से। ठीक है,
दूसरा प्रश्न, किसने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रस्तुत की है? तो दादा भाई नौरोजी ने की है। धन निकासी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का बात की तो सबसे प्रसिद्ध आर्थिक योगदान है। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारत से हर वर्ष अरबों रुपए इंग्लैंड स्थानांतरित किए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर और जनता अत्यंत निर्धन होती गई। इस सिद्धांत ने औपनिवेशिक शासन की नीतियों को की असलियत जो है उजागर कर दी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। दादा भाई नौरोजी की अपनी किस पुस्तक में ड्रेन थ्योरी का उल्लेख किया है? उन्होंने कौन सी पुस्तक में किया बेटा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में 1901 में प्रकाशित पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने जो है पूरी बातें करी हैं अपनी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है, और इसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का विश्लेषण किया, मतलब कि धन निकासी सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत से प्रतिवर्ष लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए उस समय 200 से 300 करोड़ रुपए एक साल में धन ब्रिटेन को भेजा जाता है। उस दौरान की बात पूरा रिसर्च करके इन्होंने तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ, कोई ऐसे हवा हवा में बात नहीं की थी। दादा भाई बहुत विद्वान आदमी थे, इन्होंने पूरा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में इन्होंने बताया कि कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपए उस समय के दौरान एक साल के अंदर जो है भारत से ब्रिटेन को जाया करते थे। ठीक है, चाहे वो सेवा के रूप में हो या किसी भी चीज के रूप में। दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई है? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति वर्ष बताई। 20 रुपए एक व्यक्ति कमाता है एक साल में। आप सोचो, एक साल में 20 रुपए एक व्यक्ति कमाएगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान केवल 20 रुपए प्रति वर्ष लगाया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत किस हद तक निर्धन हो गया था, कितना गरीब हो गया था। यह पहली बार था कि जब किसी भारतीय अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का जो है प्रयास किया और एकदम से आंकड़ों के साथ, तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ बातें बताई। ठीक है, इससे पहले भारतीय लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे। अगला प्रश्न, 5वां नंबर, दादा भाई नौरोजी किस भारतीय संगठन के 3 बार अध्यक्ष रहे? बताएं। किस बार? इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसके 3 बार अध्यक्ष भी रहे। क्योंकि विद्वान थे, सभी लोग इन्हीं को चुन लेते थे। नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए। 1886 में पहली बार, क्योंकि 1885 में कौन थे? 1885 में इसकी स्थापना होती है। उस समय डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष थे। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, फिर 1893 में फिर अध्यक्ष बनते हैं और फिर 1906 में फिर से अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशनों में भारतीय जनता के अधिकारों और ब्रिटिश नीतियों के विरोध पर काफी जोर दिया इन्होंने। बहुत ज्यादा एक प्रकार जबरदस्त तरीके से ये बताते थे, ठीक है, विरोध करते थे। नेहरू जी के अनुसार भारत की गरीबी का मुख्य कारण क्या था? सामाजिक कुरीतियां नहीं, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता नहीं, धन का इंग्लैंड में हस्तांतरण, धन निकासी का सिद्धांत। बिल्कुल राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी का मानना था कि ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की संपत्ति हर साल इंग्लैंड भेजी जा रही है। यह धन निकासी यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण रही है, ये इन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? ब्रिटिश संसद के लिए कब चुने गए बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए। वे ब्रिटेन के लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे और संसद में भारत के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, कि ब्रिटिश संसद में भारत के बारे में चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे भारत के। अगला क्वेश्चन आ चुका है 8वां नंबर प्रश्न, दादा भाई नौरोजी का पेशा क्या था? वो क्या थे बेटा? दादा भाई नौरोजी एक व्यवसायी भी थे और एक अर्थशास्त्री भी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशे से व्यवसायी थे और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपने व्यवसायिक अनुभव और आर्थिक अध्ययन से ब्रिटिश नीतियों के आर्थिक प्रभावों का गहन विश्लेषण किया और जनता के सामने उसको रखा। 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, दादा भाई नौरोजी ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? अंग्रेजों को हटाने के लिए बिल्कुल किया था, भारतीयों को रोजगार देने के लिए बिल्कुल, भारतीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए, सभी के लिए किया था। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन इसका, सभी कारणों से इन्होंने, ठीक है, किया था। वही चीज लिखी हुई है, नेहरू जी ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि वह भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के मार्ग था। ठीक है, आगे 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नेहरू जी के अनुसार ड्रेन ऑफ वेल्थ का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? देखिए, भारत में शिक्षा का विकास करना या भारत में गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन। बिल्कुल, भारत में गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन जो था, इसी के लिए इन्होंने बताया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए, नेहरू जी ने बताया कि भारत में धन का निरंतर पलायन यानी ड्रेन हो रहा है। इसकी वजह से भारतीय जनता अत्यधिक गरीब हो गई है और आगे गरीब होती जाएगी अगर ऐसे होता रहा तो। आर्थिक विकास रुक गया है या धन भारतीयों की भलाई पर खर्च होने के बजाय ब्रिटेन की समृद्धि में लग रहा है। ऐसे में भारत गरीब होता रहेगा। ये बातें दादा भाई नौरोजी ने पहली बार बताई थी। अगला प्रश्न 11 नंबर, नेहरू जी किस विचारधारा के समर्थक थे? दादा भाई नौरोजी जो थे वो किस विचारधारा के थे बेटा बताएं? दादा भाई नौरोजी जो थे उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं में थे और वे उदार राष्ट्रवाद यानी मॉडरेट नेशनलिज्म की बात करते थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को भारत की वास्तविक स्थिति समझा करके हम जो है सुधार ला सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ। ये बात ध्यान, लेकिन बहुत कुछ हद तक इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, बाद में फिर गरम दल के नेता लोग आते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब आते हैं। नेहरू जी ने ड्रेन थ्योरी में निम्नलिखित में से किसे नहीं किया था? किसको शामिल नहीं किया था बेटा? इन्होंने एक प्रकार से कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार शामिल नहीं किया, बाकी सेना का खर्च, राजस्व का बाहर जाना, विदेश व्यापार का अनुसंतुलन, ये तीनों शामिल किया था, ये शामिल नहीं किया था। अगला क्वेश्चन तो आप ये देख लीजिएगा, वही चीज शामिल है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न, नेहरू जी के अनुसार ड्रेन ऑफ वेल्थ रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसको रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या होता है? इसका सर्वोत्तम उपाय है सभी उपाय, खास करके आप क्या कर सकते हैं? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करें, व भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करें और करों में कमी करें, तब ये सारे विचार जो होंगे हो जाएंगे। नेहरू जी ने कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए, धन निकासी को रोकने के लिए जरूरी है कि भारतीयों को सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया जाए, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और अत्यधिक करों को कम किया जाए। ठीक है, यह स्वराज और स्वदेशी का आधार बना आगे चल करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी का जन्म कहां पर हुआ था? दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था कहां पर बेटा? सूरत में इनका जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। वे पारसी समुदाय से थे और भारत के पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना करी। ठीक है, और तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ आलोचना करी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, और 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। दादा भाई नौरोजी का कौन सा विचार आज के आत्मनिर्भर भारत अभियान से मेल खाता है? कौन सा खाता है भैया? सभी यानी कि ड्रेन थियरी, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और कुटीर उद्योगों का समर्थन, तीनों जो है सिद्धांत खाते सभी, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेहरू जी ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय उद्योगों के विकास पर बल दिया। उनका स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का विचार ही आज के आत्मनिर्भर भारत अभियान की जड़ों में एक प्रकार से मजबूत है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने समझा। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना, कोर्स में ज्वाइन होना, तुरंत एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर एसएमएस करिएगा अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेजिए, गुरुजी हमको कोर्स लेना है, बता दीजिएगा। ठीक है, अपने नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम लेकर के भेजेंगे। आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी। क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा करनी है। 100 रुपए फीस में आपको 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर यानी कि 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, इसमें पूरी लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, महामैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखित सब सारे टाइप के क्वेश्चन पेपर आपके होंगे, सब कुछ आपके हल फॉर्म में मिलेंगे। आपको सीरीज खरीदे नहीं खरीदे कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, नहीं खरीदनी पड़ेगी आपको अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तीसरी क्लास में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको अगले चैप्टर से, इसमें आप सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी विश्वविद्यालय से, अगला जो चैप्टर आपका होगा वो किसका होगा? आरसी दत्त से रिलेटेड होगा। आरसी दत्त के बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, आरसी दत्त से बनने वाले विचार, फिर बी आर अम्बेडकर के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर आपको कोर्स के लिए भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी, आपका सब्जेक्ट है पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट है, आप किसी भी विश्वविद्यालय पढ़ रहे, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, या ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आप सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ मिलेगा उसमें, जैसे आपने पहले चैप्टर को समझा जिसमें आर्थिक विचार कौटिल्य के हमने देखे। आज हमने किसके बारे में देखा बेटा? आज हमने देखा किसके बारे में? दादा भाई नौरोजी के बारे में देखा। कल हम देखेंगे, फिर इसके बाद में आगे क्या देखेंगे हम? आरसी दत्ता के बारे में देखेंगे, फिर बी आर अम्बेडकर के बारे में देखेंगे। ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे और तमाम सिलेबस जो आपका है उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जेके मेहता के बारे में चर्चा करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके लिए सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, और आपका क्या नाम है इसका, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी सहारनपुर, ठीक है, एमजे पेरू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ऐसे सभी विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो आपका 3-4 सब्जेक्ट मेजर में, 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर है। को करिकुलर में आपको मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। उसकी परीक्षा सभी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव ही होती है। उसके लिए पूरी डिटेल में जानकारी, जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर पढ़ा, ऐसे ही थर्ड में को करिकुलर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल फार्म में लगभग 10 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे साल फार्म में। सब कुछ आपके लिए पूरी व्यवस्थित तरीके से मिलेगा, तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।